कैसे कैसे गुंडे आज मुसलमानों के अंदर तैयार हो गए। कहीं कोई ब्लैक का धंधा करने वाला, ये जो आपके बीच में आया हुआ है उम्मीदवार, उसका धंधा जानते हैं आप। सारी पुलिस जानती है, कलेक्टर ऑफिस जानता है, बड़े बड़े मंत्री जानते हैं कि इसका धंधा क्या है। राशन का जो चावल आता है, जो स्कूल के अंदर बच्चों को खिचड़ी के लिए दिया जाता है, वो राशन ये यहाँ के डीएसओ से मिलकर, कलेक्टर ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से मिलकर ये राशन उठाते हैं, जो बच्चों के, गरीब बच्चों के मुंह में जाना चाहिए। जो भूखे पेट वो बच्चे जो स्कूलों में आते हैं जिला परिषद के, उनके पेट में जाना चाहिए। ये राशन उठाते हैं, वो राशन गुजरात को भेजा जाता है। पूरी की पूरी पुलिस जानती है। वालूज के अंदर अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े 2 नंबर का धंधा करने वाला मुंबई का, उसकी फैक्ट्री है यहां पर वालूज में। ये चावल गरीब बच्चों का उठाकर वो वालूज की फैक्ट्री के अंदर बेचा जाता है। तसव्वुर करिए, गुटखे का कारोबार कौन करता है? यही बायोडीजल का 2 नंबर का धंधा कौन करता है? यही। लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि हमारे पास तो ये बेईमानी की इतनी दौलत है कि हम पुलिस को खरीद सकते हैं, हम प्रशासन को खरीद सकते हैं। मंत्रियों को जब दिल बोला पैसा चाहिए। एकनाथ शिंदे के एक मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, बीच में उन्होंने अपनी एक टीम भेजी रेड करने के लिए। 2 घंटे के अंदर रेड खत्म हुई। मंत्री जी डीएसओ से, ये कलीम कुरैशी के पास से 50 लाख रुपए लेके निकल गए, खत्म दी। कोई नहीं बोलने वाला इनके बारे में। लेकिन ये समझ रहे कि हम गुंडागर्दी करके, पुलिस को क्या है, जिंसी में हम गए, पुलिस की परमिशन, जिस रूट के ऊपर जाना है हम उस रूट के ऊपर गए। लेकिन अचानक अपने गुंडों के साथ कि मेरे इलाके के अंदर तुम कैसा आए, ये मेरा इलाका है। हम अगर चाहते तो उन्हें वही जवाब दे सकते थे कि इलाके कुत्तों के होते हैं, शेरों के इलाके नहीं होते। उसके बाद आपने देखा कि गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। कम से कम उस मंडप के अंदर तकरीबन 80-100 लड़के वहां पर मौजूद थे। सब जानती है पुलिस, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही कि अतुल सावे का फोन गया, संजय सिरसाट फोन कर रहा, भुमरे का लड़का इन्हें फोन कर रहा कि ये हमारा आदमी है। वो लड़के जो मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किए, उनके हाथ में बर्फ फोड़ने वाला जो सुआ होता है वो हर एक के उसमें था। कोई कार्रवाई नहीं, जमानत के ऊपर छूट गए। जिनसी पुलिस की आयोग को इतना समझ में नहीं आया उस अदालत को यह कहना कि यह मामला एक अकेला नहीं है, दूसरी भी घटना है जिसकी एफआईआर फाइल करने में पुलिस आनाकानी इसलिए कर रही कि उन्हें बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे। मैं यकीन मानिए, अगर उस दिन हम वापस पलट कर जाते तो उसे समझ में आता कि ताकत तेरे पास ज्यादा है कि ताकत मेरे पास ज्यादा है। और अभी भी जिस तरह का टाल मटोल किया जा रहा है, हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे।
हम सम्मान करते हैं कायदे कानून का, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन अगर ये गुंडे पैसों के बल के ऊपर अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं तो हम ये शहर की माहौल, शहर की फिजा को हम कतई कमजोर नहीं होने देंगे, कतई खराब नहीं होने देंगे। अगर पुलिस की तरफ से हमको यह पैगाम आता है कि नहीं, हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, अगर हमें अमन रखना है, लेकिन उस अमन को रखने के लिए अगर इन गुंडों से अगर हमें जंग लाजमी है तो जंग ही सही है। इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़ेंगे हम। लोकशाही में हर एक को अधिकार दिया गया है। इम्तियाज जलील जान सकता है कि ये चावल कहां से उठा रहे हैं। मुझे पता है वालूज में कौन सी फैक्ट्री है। पुलिस को क्यों नहीं पता चलता है? 2 नंबर के धंधे मुझे पता चल सकते हैं, जिनसी पुलिस को क्यों नहीं पता चल रहा? हमारी नाराजगी है। और अगर जो आरोपी उस घटना में शामिल थे, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये इलेक्शन 2 दिन का है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं मेरे भाई, ये इलेक्शन जो है पहली मर्तबा पैनल सिस्टम के ऊपर आया है। मैं तमाम हमारे बुजुर्गों को, जिम्मेदारों को, नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि इस बार जो पैनल सिस्टम आया है, ईवीएम मशीन कितने हैं यहां पर? ईवीएम 4 ईवीएम मशीन रहेंगे। तो 4 ईवीएम मशीन रहेंगे। आपको किसी का भी नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मतीन पटेल कौन से नंबर पे है, अमजद भाई कौन से नंबर पे है, काका साहेब कहां पे है। आपको सिर्फ उस ईवीएम मशीनों के ऊपर 4 पतंग ढूंढना है। पहले ईवीएम के ऊपर पतंग दिखा, आपने उसको दबा दें। दूसरे पे पतंग दिखा, आप उसको दबा दें। तीसरे पे पतंग दिखा, आप दबा दें। चौथे पे दिखा, आप दबा दें। जब चौथी मर्तबा आप दबाएंगे, चारों वोट आपके पड़ जाएंगे, तब उस मशीन में से एक आवाज आएगी। उस आवाज का मतलब यह रहेगा कि आपके चारों वोट दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन अभी काका साहब ने बताया है कि कुछ इस तरह का प्रचार हो रहा है कि 3 वोट पतंग को दो, 1 वोट कहीं और मांगा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप की गलती की वजह से आपके चारों के चारों वोट जाया हो जाए। बस आपको आंख बंद करके जाना है। 15 तारीख के दिन पतंग 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 पतंग, 15 तारीख और 16 तारीख के दिन सारे के सारे खत्म खत्म खत्म। लेकिन हाँ, 15 तारीख से पहले भी एक अहम दिन आ रहा है। माझ्या सर्व हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। कल एकनाथ शिंदे साहब की सभा थी, वहां पर हमारी पतंग सभा के सामने आई गई। पब्लिक ने चिल्लाना शुरू कर दी। एकनाथ शिंदे साहब परेशान कि पतंग आई है, क्यों पब्लिक चिल्ला रही है। तो उन्होंने पूछा, पतंग कुणाची निशानी आहे का? तो एक ने बोला, हाँ जलीलची आहे। तो बोले पतंग कपली कपली, पतंग कट गई। मैंने बोला, एकनाथ राव, ये पतंग ऐसे ही कट के नहीं आई है, हमने कटवा के तुम्हारे सामने भिजाया है ताकि तुमको याद दिला दे
कि राजनीति अपनी जगह पे, धर्म, त्योहार बहुत बड़ा हर साल हाथ में लेके, तो याद दिलाने के लिए कि 14 तारीख के दिन अगर सही मानों में अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो तुमको भी पतंग उड़ाना पड़ेगा, हम भी पतंग उड़ाएंगे। हर साल निराला बाजार के ऊपर पूरे के पूरे नेता इकट्ठा होते हैं पतंग उड़ाने के लिए। इस बार वो उड़ाए ना उड़ाए, मकर संक्रांति इम्तियाज जलील और मिसरवाड़ी बड़ी धूमधाम से मनाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब। इससे कबल कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुने, मैं मिसरवाड़ी ग्रुप और खुसूसी तौर पे यूनुस भाई और पाशून के पूरे ग्रुप से दरखास्त करता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और आली जनाब इम्तियाज जलील साहब का इस्तकबाल करें। जब तक मैं परवेज भाई से दरखास्त करूंगा कि वो अपना हासिल मुताला पेश करें। परवेज भाई। अस्सलाम वालेकुम सभी को। ना ही मेरा बड़ा सा कोई नाम है, ना ही कोई बड़ी सी पहचान है, ना ही बड़ा सा कोई नाम है, ना ही कोई बड़ी सी पहचान है। मैं हूँ असद साहब का सिपाही, इस बात का मुझे गुरूर और गुमान है। मैंने अपनी नम आँखों से एक हसीन ख्वाब देखा है। मैंने अपनी नम आँखों से एक हसीन ख्वाब देखा है। मैंने हुकूमत तेरा डूबता हुआ आफ्ताब देखा है। ना गुल, ना गुलशन, ना गुलाब देखा है। ये मैंने मजलिस को चाहने वालों का सरों को समंदर का जन सैलाब देखा है। अस्सलाम वालेकुम सभी को। बहुत शुक्रिया। एक दो लोगों के प्रवेश है साहब, दो लोग जी। उबाटागढ़ से, शिवसेना उबाटागढ़ से श्रीखंडे मामा इमाम में प्रवेश कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल है। इसी तरीके से यूनुस भाई और अनिकेत श्रीखंडे का भी इस्तकबाल हो रहा है कि मुझको मालूम है मेरी आवाज नहीं जाएंगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएंगी। अब भी वक्त है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएंगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएंगी। जोरदार तालियों से बैरिस्टर साहब का इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर मिसरवाड़ी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवार काका साहब काकड़े, मोहतरमा शाहीन रहीम पटेल साहिबा, मोहतरमा सादिया बेगम अमजद खान और जनाब मतीन मजीद पटेल साहब, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि 15 जनवरी के दिन आप तमाम अपने एक एक कीमती वोट का इस्तेमाल
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करिए और आपको 4 वोट डालना है। जहां कहीं भी पतंग का निशान आपको नजर आएगा और वहां पर आपको बटन दबाना है। यानी 4 मशीन रहेंगी और आपको चारों में पतंग के निशान पर बटन दबाकर आपकी पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस वार्ड में पीने के पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर यहाँ की आवाम को, जनता को पानी खरीद कर, पीने का पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। हम अपनी पूरी कोशिश करके इस मसले को ज़रूर हल करवाएंगे। और आप जानते हैं कि जिस इलाके में पीने का पानी नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा तकलीफ वहाँ पर हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को उठाना पड़ता। तो मैं उनको भी ये तयक़ुन दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मसले को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। बहुत से जगह पर जराइम होता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज़ जलील साहब पुलिस के आला अहदेदारों से बात करके इस वार्ड में जितना हो सके यहाँ पर CCTV के कैमरे लगाएंगे ताकि हमारी माँ और बहनें अपने आप को गैर महफूज ना समझें। तीसरी बात यह है कि कब्रिस्तान में यहाँ पर अंदर रोड डालना है, मगर आप जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब जब MP थे, उन्होंने कब्रिस्तान की दीवार और बाउंड्री वॉल के तामीर का काम करवाया। इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका काम है अंदर कब्रिस्तान के अंदर का, उसको करवाया जाएगा। फिर आप ये भी जानते हैं कि गवर्नमेंट का अस्पताल है, कोई सहूलतें उसमें नहीं है। ये काम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करवाएगी। इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने MP फंड से इस वार्ड में 30 रोड के काम मुकम्मल करवाए थे और फिर यहाँ पर बिजली, लाइट ऐसा चले जाती जैसा मोदी का मूड होता है, क्योंकि मोदी अचानक उठ के बोले 500 गायब, तो वैसे ही यहाँ पे लाइट गायब। उन्होंने बोले लॉकडाउन, तो लाइट चली आती यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इसको हुकूमत से लड़ेगी, एहतजाज करेगी। और वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई कारोबार उरूज पर है तो वो ड्रग का कारोबार उरूज पर है। नशे की आदत यहाँ पर लोगों को, गरीब नौजवानों को उसमें मुब्तला किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी सरासर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की ये डबल इंजन, बोलिए ट्रिपल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। अगर वो हुकूमत चाहती है तो वो कारोबार ना सिर्फ कम हो सकता बल्कि उसको ख़त्म किया जा सकता है, बशर्ते के हुकूमत नेक नियति से काम करे। और मेरा मानना यह है कि ड्रग्स के कारोबार में जहां कहीं भारत के प्रदेशे हैं, स्टेट्स हैं, अगर पुलिस को खुली छूट दी जाएगी तो ड्रग्स का कारोबार कम हो सकता है। हैदराबाद में हमारे एक कमिश्नर पुलिस थे, उनको भी खुली छूट दी गई
तो वो गोवा को जाकर वहां से असल जो ड्रग का मास्टरमाइंड था पकड़ के हैदराबाद लेकर आए थे उसको। हुकूमत चाहेगी तो खत्म होगा। और ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार ड्रग्स कंट्रोल करने में ना सिर्फ नाकाम है, बल्कि उनके कई रूलिंग पार्टी के अलायंस के लोग उस कारोबार में मुलविस हैं। सारी दुनिया जानती है कि ड्रग्स का ताल्लुक दहशतगर्दी से, आतंकवाद से होता है। नार्को टेररिज्म हम उसको बोल सकते हैं। अफसोस ये है कि ये दीमक की तरह ना सिर्फ हमारे देश को बल्कि हमारे नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस वार्ड में अबरार कॉलोनी में शलकर नगर में एक पुल की जरूरत भी है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को भी पूरा कराने की कोशिश करेगी। रोड के मसाइल हैं, कई जगह पर रोड की जरूरत है। ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है। इस बल्दिया के इलेक्शन में अगर आप मजलिस के चारों कॉरपोरेटर को कामयाब करवाएंगे, मैं आपको तयखुन दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं खुद यहां पर कम से कम 2-3 महीने में एक मरतबा आऊंगा औरंगाबाद को, और मजलिस के जितने कॉरपोरेटर्स इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में जो मुंतखब होने जा रहे हैं उनकी कारकर्दगी का हम जायजा लेंगे। एक बात याद रखिए, इलेक्शन के बाद औरंगाबाद में मजलिस की तंजीम को भी मजबूत किया जाएगा और मजलिस के जितने कॉरपोरेटर हैं उन पर भी हम कड़ी नजर रखकर इनसे उनके प्रभाग में डेवलपमेंट और तरक्याती काम को करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात का जिक्र इम्तियाज जलील साहब ने किया कि जो उनकी गाड़ी पर हमला किए बुज़दिल लोग, मुझे अफसोस होता है कि ऐसे किस्म के लोग जो बुज़दिल हैं इम्तियाज जलील की गाड़ी पर आकर हमला करते हैं। भाई साहब रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, लाल शर्ट। हम यही उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करे, मगर अगर कानून आंख बंद कर लेगा, कान बंद कर लेगा और कानून अपना आंख को फिरा लेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। देखिए, याद रखिए, आम दिनों में कोई गड़बड़ करता है और चुनाव के दौरान कोई करता है, ये बहुत गलत है
और किसी को भी इख्तियार हासिल नहीं है कि चंद गुंडों को भिजाकर गाड़ी पे हमला करा देते हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूं, बाबू कभी बोल के आओ ना। ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मैं जानता हूं। और याद रखो, ऐसी आग को मत जलाओ जिसको तुम नहीं बुझा पाओगे। तुम एक खेल खेल रहे हो। मैं जानता हूं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आमदार के पास तुम गुलामी करते हो, उनके घर के टट्टू हो तुम, वहां कर लेना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई आमदार खासदार तुम्हारे लिए फोन कर देगा, याद रखो आज के जमाने में फोन की भी जरूरत नहीं पड़ती बहुत से काम कराने के लिए। तो अफसोस होता है, इतने सालों से मैं यहां पर आ रहा हूं, कई तकारीर मेरी यहां पर हुई इस मुबारक शहर में, मगर कभी भी हमने हिंसा या तशद्दुद की बात नहीं की। फसाद हो रहा था तो इम्तियाज जलील जाकर उस फसाद को बढ़ने से रुकाया। अगर सियासी फायदा कराना चाहते तो इम्तियाज जलील घर को आके बैठ जाते थे, मगर इम्तियाज जलील नहीं चाहते थे कि इस शहर का अमन बर्बाद हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका सख्ती से नोट लेगा और जो भी उनको करना है करना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई 15 तारीख के दिन भरतनाट्यम करना चाह रहा है तो याद रखो, हम भी 3 मार का नाच कर सकते तुम्हारे साथ। हराम खा खा के हराम काम करते हैं तो जाहिर है जो पेट में जाएगा तो वही हरकत होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला यहां पर बीजेपी से है। ये जो इम्तियाज जलील की गाड़ी पे हमला कराए वो नरेंद्र मोदी के चेले हैं, देवेंद्र फडणवीस के चमचे हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। इसीलिए क्योंकि बीजेपी नहीं आ रही यहां पर, तो इन्होंने अपने चमचों को, प्यादों को मैदान में उतारा। और सुनिए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, मॉब लिंचिंग में इजाफा हो गया। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, गौ रक्षक के नाम पर इंसानों को मारा और पीटा जा रहा है, बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जलगांव में शमशाद पठान को उसी के साथियों ने, बचपन के साथियों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। 5 पीढ़ी से वो वहां पर गांव में रह रहे थे। उसके बाप ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकता, मेरे ही गांव में जहां पर मेरी 5 पीढ़ी यहां पर रही, उनके सामने मेरे बेटे को मार दिया गया, मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं। फिर हम देखते हैं कि बीजेपी शिंदे और अजीत पवार की सरकार में मंत्री हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर ओथ लेते हैं और रोज अनाप शनाप बकते रहते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज और दलितों के खिलाफ। इनको किसी की फिक्र नहीं है और बोले जाते नफरत को आम कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करो। और ये लोग जो इम्तियाज जलील की गाड़ी पर आकर, ये जो नहीं मालूम आप औरंगाबाद में खेलते नहीं खेलते, हमारे पास वो इमली के सूखे हुए गुटली होती,
वो दाल के साथ फेंकते हम लोग खेलते, बचपने में खेलते थे, नहीं मालूम यहाँ खेलते नहीं खेलते, क्या बोलते उसको? क्या बोलते? चंपू। तो तुम जो खेल खेल रहे ना वो चंपू खेल रहे तुम। ये सूखे हुए इमली के गुटलियों का चंपू खेल रहे हो यूं। हम वही नहीं खेलते वो खेल। इनसे पूछो आप मोदी के बारे में इनकी राय क्या है, फडणवीस के बारे में इनकी राय क्या है? क्या बोलते? हाँ। वो भी नहीं मालूम 1 है या 2 है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। ये जो मजलिस की मुखालिफत में आज ये लोग जो उछल कूद कर रहे हैं, एक सर्कस का जोकर रहता, कभी इधर कूदता कभी उधर कूदता, उससे पूछो इनको कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा काला कानून बना दिया गया कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक धर्म का स्थान है, वहां पर कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है। ये लोग अपनी जबान नहीं खोलेंगे। हमारे हिंदू धर्म के भाई के स्थान है, बौद्ध धर्म के स्थान है, वहां पर उन्हीं का मजहब का आदमी मेंबर बन सकता है, और वैसा ही सही है। मगर जब मुसलमानों के धर्म स्थान की बात आई वक्फ बोर्ड की, तो मोदी ने कहा कि नहीं, यहां पर कोई गैर मुस्लिम कोई मेंबर बनाया जा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ की जायदाद पर अगर कोई कब्जा करता है, तो चाहे वो 20 साल 12 साल से कब्जे में हो, उस जायदाद का मालिक वक्फ बोर्ड होता है। तो मोदी ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, जो 12 साल से कब्जे में मालिक हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। अगर कोई महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में मस्जिद, दरगाह, ASI की 100 साल पुरानी इमारत है और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसका मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक आसार खदीमा है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार के मातहत आ जाएगा। और कभी भी उस दरगाह को, मस्जिद को ताला लगा दिया जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि सिर्फ तुम जुम्मे की नमाज पढ़ो आकर, या फिर कहा जाएगा कि जोहर और असर की नमाज पढ़ सकते सिर्फ आप। यह कानून बनाया गया। कलेक्टर को पूरे अख्तियारात दे दिए गए। कलेक्टर वक्फ प्रॉपर्टी को नॉन वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। जाकर किसी वकील से पूछो आप, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्लियामेंट की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का मैं मेंबर था, 6 महीने हम लोग उस पर मेंबर था। मैंने 127 पेजेस की हिस्ब इख्तलाफ की रिपोर्ट दी, डाइसेंट रिपोर्ट दी। उसके एक 44 तरमीमात को जबानी जानता हूं। बताइए आप, अगर हमारे मजहबी जगहों को कोई कानून बनाता हासिल करने के लिए, और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम सर्वे हो जाता। 1970 का गजीट है कि यह वक्फ की जायदाद है 100 साल पुरानी, यानी 1970 का गजीट कह रहा है कि 100 साल पुरानी, यानी 140 साल पुरानी मस्जिद, और उसकी जगह पर हाई कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, उसको रेफर करना था ट्राइब्यूनल को।
दिल्ली वक्फ बोर्ड क्योंकि बीजेपी के कंट्रोल में है, गूंगा और अंधा बन गया और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। मेरे भाई याद रखो, हमेशा हमको नुकसान गैरों से ज्यादा अपनों से हुआ है। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। जगह बताई अंग्रेजों को यहां से आ जाओ और टीपू पे हमला करो। अंग्रेजों को रास्ता बताने वाले। टीपू शहीद हो गया, जमीन पर गिर गया। 2 घंटे तक अंग्रेज उसकी लाश के करीब नहीं जा रहे थे, डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। 2 घंटे तक अंग्रेज का जनरल आया और टीपू की बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसको हाथ लगाया तो बोला ये जिंदा है, इसका जिस्म गर्म है। उस टीपू से गद्दारी करने वाले जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यही हमारे लोगों ने गद्दारी की। इसीलिए बाबा साहिब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, उस संविधान की पहली किताब जो देश को दी गई, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण की भी फोटो है, गुरु नानक की है और उसमें फोटो है झांसी की रानी की और उसमें फोटो है मेरे हीरो शेर टीपू सुल्तान की भी उसमें फोटो है। अब यह और बात है कि आरएसएस बीजेपी को बड़ी तकलीफ होती। अरे ये आरएसएस वालों से पूछो कि उनका कोई एक नेता अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल को गया था क्या? तो बोलेंगे हेगडेवर गए थे। कब गए थे हेगडेवर? हेगडेवर खिलाफत मूवमेंट की तारीख में जेल को गए थे हेगडेवर। आज ये बड़ी बड़ी बातें नफरत करते हैं मुसलमानों से। और हेगडेवर जेल को गए तो गांधी ने कहा जो जेल को गए खिलाफत मूवमेंट में वकील को नहीं रखेंगे, हेगडेवर वकील को रख लिए। सजा हुई तो कोई जेल को गया तो दुबला होके निकलता, मोटा होके निकलता? बोलो। मैं भी जेल को गया, 5 मरतबा जेल को गया। चंद्रबाबू नायडू को ख्याल आया कि मैं इसका ससुरा बन के इसको जेल में डालूंगा। डाला मुझे 40 दिन। मैं 40 दिन 30 दिन एक कमरे में अकेला रहता था। मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अकेले कमरे में डाल कर रखे 30 दिन मेरे को। तो बहरहाल हेगडेवर मोटे होके निकले। उसके बाद एक आरएसएस वाला क्या अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान खोया? आज देशभक्ति का ज्ञान हमको बांटने वालों बताओ तुम। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर मजलिस का मुकाबला बीजेपी आरएसएस से हो रहा है और उनके एजेंटों से बोल रहा हूं। जाकर तारीख पढ़ो, बताओ तो आरएसएस वाला अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया? नहीं बता सकते। मैं तुमको बताता हूं, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो मुंबई बंबई का रहने वाला उस वक्त का। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। काला पानी की सजा सबसे पहले कौन गया था मालूम आपको? इसी औरंगाबाद शहर में एक मुसलमान रोहिला पठान था, उसको पकड़ लिया गया। तो हैदराबाद में मक्का मस्जिद के इमाम जुमे की नमाज के बाद खुतबा देकर मुसलमानों से कहा कि चलो अंग्रेज की रेजिडेंसी पर सुल्तान बाजार में, क्योंकि यहां पर औरंगाबाद में एक जियाले मुसलमान को पकड़ लिया गया था। तो ये रिश्ता हैदराबाद औरंगाबाद का कभी खत्म नहीं होगा। और याद रखो दुश्मनों, औरंगाबाद में कुछ होगा तो हैदराबाद से शेर आएगा। यहां पर गड़बड़ हुई। सुनो, वहां पर क्या हुआ
उस मक्का मस्जिद के इमाम ने अंग्रेज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, गोलियां चली, तुर्रेबाज खां थे। तो उस आलिम दीन को काला पानी अंडमान में है, सबसे पहला मुल्जिम मुसलमान था, कोई आरएसएस का चड्डी या पैंट पहनाने लट फिराने वाला नहीं था। और वहीं पर थे, अंग्रेज बोले कि बूढ़ा हो गया लेके जाओ, तो निजाम बोले नहीं, ये आएगा तो और खतरनाक हो जाएगा। तो ये तारीख पढ़ते नहीं और झूठ बोलते, हम पर इल्जाम लगाते बांग्लादेशी। अरे बांग्लादेशी छोड़ो, इस हम जिंदा रहते तो अपनी मां की कोख से जमीन पर पैदा होते, जब बड़े होते तो जमीन पर सजदा करते, अल्लाह की इबादत करते हैं। जब अल्लाह के हुक्म से उसके पास वापस जाते तो जमीन के अंदर चले जाते। हमारे कब्रिस्तान आरएसएस वालों, हमारी वफादारियों की भी निशानी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अच्छा पेट्रोल की कीमत क्या है बोलो? कितना 1 लीटर? 105। गुजरात में कितना है मालूम आपको? 94 रुपीज ओनली। 94। तुम कितना बढ़ के दे रहे? मैं तो मैथ्स में वीक हूं, कितना बढ़ के दे रहे तुम बोलो? 16। अब आप बताओ, ट्रिपल इंजन की सरकार है, अभी ट्रिपल इंजन है तो वहां यहां पेट्रोल महंगा क्यों हो गया? नहीं, बुलेट ट्रेन ला रहे ना, बुलेट। तो हैदराबाद में बोले तो बोलेंगे बैगन का बुलेट पेट्रोल कम कर ले बाबा, पहले पेट्रोल कम नहीं हो रहा। मगर पेट्रोल कम नहीं हो रहा तुम्हारे लिए, मगर उनके जो एजेंटों की गाड़ी में बराबर पेट्रोल डाला जा रहा ताकि आग लगाओ, तुम्हारे इत्तेहाद को तोड़ दिया जाए। इस फर्क को आपको महसूस करना है। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इतने साल से अहमद औरंगाबाद में बल्दिया आपके पास है, तुम पीने का पानी हल नहीं कर सके, तुम यहां पर कुछ नहीं कर सके। और हर चुनाव आता, गाली किसको देते? ओवैसी को गाली देते। अब तो शिंदे की सभा में पतंग आई तो बोला कटी। कोई कटता नहीं, जो अल्लाह के नाम पे कटता वो जिंदा होता है, याद रखो, मरता नहीं है वो। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम बताओ? सारी दुनिया देख रही है तुम्हारी हरकतों को। ये बड़ा हमको बांग्लादेशी बोलते मुसलमानों को। आपको मालूम, मोदी की एक बहन दिल्ली में बैठी हुई है, उसको नहीं भिजाते बांग्लादेश को। क्यों नहीं भिजाते उसको? भिजाओ ना उसको। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हम 100 बस तैयार रखे। क्या करते तैयार रख के? बैठ के फिरते दूल्हे कैसा तुम उसमें। हम 100 बस तैयार। कौन है तुम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फॉरेनर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमएचए। वजारत दाखिला को देखना पड़ता है, वो भी कैसे? 3 आईएएस ऑफिसर एमएचए के डिसाइड करते, फैसला करते, फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता। ये लोग क्या किए? पूना से, भिवंडी से, बंगाल से आए हुए भारत के नागरिकों को पकड़ के भिजाए और वहां पर बांग्लादेश के अंदर भिजा दिए। मेरे भाई, ये काम ये लोग करना चाहते हैं। अच्छा, वहां से अगर बांग्लादेश से कोई आ रहा यहां पर महाराष्ट्र में, तो क्या कर रही मोदी सरकार? बॉर्डर कंट्रोल तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, इंटेलिजेंस तुम्हारे पास नहीं। वो बहुत पोरस बॉर्डर है, कट्टा। अरे तुम क्या कर रहे फिर वहां पर?
बांग्लादेश पर जो फेंसिंग करना, 11 साल में कितने किलोमीटर की फेंसिंग मोदी आप करे बताओ देश को? 10 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं करें। और आज वो बांग्लादेश में आईएसआई जाकर बैठ गया, चाइना जाके बैठ गया, और ये आरएसएस बीजेपी वाले बांग्लादेश बांग्लादेश बोल रहे। अरे जालिमों, तुम्हारे दिमागों पर पर्दा भी पड़ा हुआ है। तुम आखिरी ट्यूबलाइट हो। अगर बांग्लादेश आईएसआई चाइना के हवाले चला जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट में खतरा मेरे देश को होगा ना, मगर नहीं, तुम उसी में खुश हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस काले वक्फ कानून के खिलाफ आपको वोट देना है। देंगे ना मेरे भाई? याद रखो, इस काले कानून के बनने के बाद महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा चुनाव इंतखाबात होने जा रहे हैं। अपनी नापसंदगी का इजहार जमहूरी तरीके से आपको करना है। जहां पर पतंग का निशान मशीन पर नजर आया, मोदी को पैगाम दो कि तुमने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनने का कानून बनाया, उसके खिलाफ भी बटन दबेगा। आपको तशद्दुद नहीं करना है।